दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में पहला चैप्टर है ये फिजिक्स में। तो हमने अभी तक कूलम्ब और चार्ज के बारे में, यानी चार्ज क्या है, कूलम्ब फोर्स क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी किए थे, डिटेल स्टडी किए थे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो मेरा नाम है रमेश जैन और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यदि मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई फ्लावर है, ठीक है, ये कोई फ्लावर है, तो फ्लावर का क्या होगा कि फ्लावर के चारों तरफ उसकी जो सेंट है, यानी जो इस गंध है, सुगंध है, वो फैलेगी यहाँ पर दूर तक, ठीक है। तो ये जो सेंट है, ये जो फैलेगी यहाँ तक, दूर तक जाएगी, ये जो स्मेल जा रही है, ये जो खुशबू जा रही है, यदि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए, तो यहाँ पर एक व्यक्ति आकर यदि खड़ा हो जाए तो वो फील करना चाहेगा तो वो कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। मतलब ये है कि इसका जो प्रभाव है, इसकी इस फूल का प्रभाव इस एरिया तक है, इस एरिया तक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कहीं पर दूसरा अपन एक एग्जांपल समझते कि यहाँ पर कहीं पर एक आइस रखी है, ठीक है। तो आइस के चारों तरफ क्या होगा, ठंडी ठंडी हवाएं जो होगी वो मतलब कूलनेस हो जाएगी। तो यदि अपन यहाँ पर थोड़ा सा दूर टच करेंगे तो यहाँ पर अपने को ठंडक महसूस होगी। इसका मतलब है कि जहाँ तक इसकी थोड़ा इसके आसपास के एरिया में इसकी कूलनेस जो है, ठंड बनी रहेगी, यहाँ तक इसका प्रभाव रहता है, आइस के बाहर भी रहता है। यदि यहाँ पर कोई फायर जल रही है, मान लो कि यहाँ पर कोई एक फायर, कोई ऑब्जेक्ट जल रहा है, ठीक है, फायर है, तो क्या होगा, फायर से थोड़ा दूर तक यदि हम देखेंगे तो वहां पर भी क्या होगा, हमें इस आग का प्रभाव, थोड़ा सा इफेक्ट हमें महसूस होगा कि यहाँ पर कहीं आग जल रही है। तो यहाँ तक इसका प्रभाव हमें बना रहता है। तो ठीक ऐसा ही होता है कि यदि कोई एक चार्ज है यहाँ पर, यदि यहाँ पर एक चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ भी इसका अपना एक प्रभाव होता है। तो चार्ज के चारों ओर तक अपना एक प्रभाव रहता है। अच्छा, वो प्रभाव कहाँ तक रहता है ये हमें पता करना हो तो देखो, एक लिमिट तक तो ज़्यादा होता है और एक लिमिट के बाद इतना कम हो जाता है कि हम उसे माइनर मान लें या जीरो मान लें। तो जहाँ तक बना रहता है, मान लेते कि यहाँ पर हमने क्या किए, एक दूसरा चार्ज लेकर आए। इस दूसरे चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जो है क्यू नॉट, ये लगभग लगभग इम्प्लाइज टू जीरो होता है, इम्प्लाइज टू जीरो यानी जीरो से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब अपनी खुद की कोई फील्ड नहीं होती, ठीक है। टेस्ट चार्ज की अपनी कोई फील्ड नहीं होती। तो टेस्ट चार्ज यदि आएगा तो क्या होगा, ये तो बहुत हेवी चार्ज है, तो ये हेवी चार्ज है तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा बाहर की ओर। मतलब ये जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो है, इसकी फील्ड में जैसे ही आएगा तो इसको एक रिपल्सन फील होगा, एक फोर्स फील होगा। और जहां तक ये फोर्स फील करेगा, चाहे वो लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, इसके चारों ओर, यानी एक सपोज करें ये जो इसका जो फील्ड होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है ये, स्फेरिकल, स्फेरिकल बोल सकते हैं या फिर कई बार इसको रेडियली भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल यदि एरिया में यदि आएगा तो टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करेगा। ये जो फोर्स फील कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ तक इसका एरिया है। द एरिया अप टू वेयर टेस्ट चार्ज फील द फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो मैक्सिमम फील्ड जहां पर कोई टेस्ट चार्ज कोई फोर्स को फील करता है, वो क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये याद हो गया क्या फ्रेंड्स? द मैक्सिमम एरिया, ध्यान देना, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया अराउंड द चार्ज, around the charge where a test charge, where a
टेस्ट चार्ज फील फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम एरिया होता है जहां तक वो टेस्ट चार्ज एक क्या करता है, एक फोर्स का फील करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ई से शो करते हैं। अच्छा, ये वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि वो प्लस क्यू चार्ज होगा, यदि वो प्लस क्यू चार्ज होगा तो ये जो इसका जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड बाहर की ओर होगा, इसका जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड बाहर की ओर होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, आउटसाइड, बाहर की ओर होगा। ठीक है, और यदि मान लेते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, उसमें वो आपका इनवर्ड होगा, वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, मतलब वो अंदर की ओर फील करेगा। मतलब यदि कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, अंदर उसकी ओर जाना चाहेगा, और यदि प्लस क्यू चार्ज होगा तो वो उससे बाहर दूर जाना चाहेगा। तो हम टेस्ट चार्ज का फोर्स देखकर यानी उसकी मोशन देखकर भी समझ सकते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है कि माइनस क्यू। यदि टेस्ट चार्ज बाहर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, और यदि मान लो कि वो अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर फिर फोर्स फील कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, क्लियर है। मतलब हम टेस्ट चार्ज की मोशन देखकर भी बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में टेस्ट चार्ज बाहर आता है, नेगेटिव चार्ज में टेस्ट चार्ज अंदर जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बता दिया दोनों चार्ज में, फिर से बता दूं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर ये बाहर की ओर जाएगा टेस्ट चार्ज, उसको बाहर की ओर फोर्स लगेगा, और यदि मान लो वो नेगेटिव चार्ज हुआ, यानी यहाँ पर यदि वो नेगेटिव चार्ज हुआ तो उस पर अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा। ठीक, चलिए, और ये रेडियली लगता है बाहर, यानी चारों डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, चलिए, अब अपन ने ये तो देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब हम अगला एक पार्ट देखते हैं, वो देखते हैं इंटेंसिटी। क्या देखते हैं वो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है फ्रेंड्स, तो सो सिंपल। यदि देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, अब प्लस क्यू चार्ज में क्या होगा, आउटवर्ड चलेगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, आउटसाइड होगा, यानी आउटवर्ड होगा। ठीक है, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड यानी बाहर की ओर। यदि यहाँ पर मान लो कि मैंने कोई टेस्ट चार्ज लाया, ठीक है, यदि यहाँ पर मैंने कोई टेस्ट चार्ज लाया, अब ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फील तो होगा, यस इट इज क्वाइट ओके कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर बराबर लगेगा। मान लो कभी समटाइम वो यहाँ पर है, कभी ये पास में आ गया, और पास में आ गया, और पास में आ गया, या और दूर चला गया। ये क्या, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, क्या इन सभी पोजीशन पर क्या उसे इक्वल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। यस, अब प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल डिस्टेंस के साथ फोर्स चेंज हो जाता है। जैसे मतलब मैंने अभी बोला कि कोई फूल है, कोई यहाँ पर सेंट की शीशी रखी है, तो दूर जाएंगे तो क्या होगा, उसकी सेंट कम फील होगी, पास जाएंगे तो ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वहाँ पर कम फोर्स होता है, जैसे जैसे पास जाते हैं तो वो हाई फोर्स होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, लो फोर्स, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, हाई फोर्स। ठीक है, तो जैसे ही क्लोजर जाते हैं तो उसकी फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जैसे दूर जाते हैं तो फोर्स घट जाता है। तो फोर्स अलग अलग पॉइंट पर बदलता है, तो जिस पॉइंट पर जितना फोर्स फील करता है वही कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर ये बोलेंगे कि in the electric field, in the electric field यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, in the electric field at any point, at any point किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर a टेस्ट चार्ज
feel force, that amount of force called intensity, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना भी वो फोर्स फील करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज जितना भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फील करता है वही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, जिसको हम लोग जनरली ई से ही यानी वेक्टर ईपी से या ई से शो करते हैं, ठीक है। वेक्टर ये ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो याद रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं, वेक्टर ई से, ठीक है। चल कैसे निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्रोसेस सुन लो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर मतलब एट अ पॉइंट हमें क्या करना है, अप्लाई कूलम्ब फोर्स, या यहाँ पर आपको क्या करना है, कूलम्ब फोर्स फील करना है, एंड कूलम्ब फोर्स फील करना है एंड डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज या क्यू नॉट, डिवाइड बाय क्यू नॉट टेस्ट चार्ज टू गेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कूलम्ब फोर्स निकालना पड़ेगा। कूलम्ब फोर्स के जो आएगा उसमें हमें टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर देना, तो हमें निकल जाएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। चलिए निकालते हैं अपन कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल, हम ये कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक Q है, ठीक है, एक चार्ज है, और ये इसकी क्या है, रेडियली आउटवर्ड ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर चारों तरफ आउटवर्ड बाहर होगी। अब यदि यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट लिया है, ये क्या है आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है। टेस्ट चार्ज मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत छोटा है, तो मतलब जो इसकी लिमिट क्या है, क्यू नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कितनी मान लेते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है, कितनी r। तो हम यहाँ पर अब कूलम्ब फोर्स लगाएं, तो बाय कूलम्ब फोर्स, तो बाय कूलम्ब फोर्स F इजिकल टू कितना आ जाएगा, F एट P क्या हो जाएगा यहाँ पर, K क्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है, K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब हम अपन ने क्या बोले कि वहाँ पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करो, उसको डिवाइड बाय क्या कर दो, यानी इस जो कूलम्ब फोर्स आया है उसमें डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज कर दो, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज यदि डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर है क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई K क्यू अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई। अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, ई पी इजिकल टू कितना था, F अपॉन क्यू नॉट था, ठीक है, यही था ना। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम्ब, क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है।
और आपको डायमेंशन फार्मूला वगैरह बनाना है तो बना सकते हो। फोर्स का कितना होता है M/L/T-2 अपॉन Q का कितना होता है AT, तो ये कितना आ जाएगा T-3 ये इसका क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना ये एक वेक्टर वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर यदि क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ। अब जैसे देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर अपना क्यू नोट आएगा, तो ये बाहर की ओर ही जाएगा, है ना, इस पर फोर्स क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। और यदि मान लो कि ये माइनस क्यू चार्ज होता, ठीक है, तो ये क्यू नोट आता तो उस पर इनवर्ट अंदर क्यों लगता। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, वेक्टर ई बराबर से एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की भी वही डायरेक्शन होती है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन भी देख लिया अपन ने। अच्छा, इसका एक छोटा सा ग्राफ समझते हैं। अभी अपन यहाँ पर फॉर्मूला क्या लाए थे वो बताओ। तो फॉर्मूला था E = KQ अपॉन R स्क्वायर, यही था। तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू, यदि ये दोनों को कांस्टेंट मान ले तो E प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, R जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और एक लिमिट के बाद ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो तो खैर कभी नहीं होती है, लेकिन हम मानते अप्रॉक्स टू जीरो हो जाती है। ठीक है, अप्रॉक्स टू जीरो हो जाती है। मतलब यदि मैं इस तरह से एक ग्राफ बनाया तो यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाईएस्ट है और यहाँ पर जो रेडियस है दूर होती जा रही, तो धीरे धीरे देखो यहाँ पर ये इस तरह से कम होगी, स्ट्रेट नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इस तरह से, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसे इस तरह से बनाना चाहिए मुझे ये। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियस चेंज होने की वजह से या डिस्टेंस बढ़ने की वजह से तेजी से चेंज हो जाती है, घटती है या बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज करो कि E बराबर से यहाँ पर R स्क्वायर है ना, तो आपने यदि मान लो कि 1 अपॉन यहाँ पर R स्क्वायर है, तो यदि मान लो कि 1 सेंटीमीटर दूर ले गए आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर दूर ले जाओगे तो 1/4 हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर आप दूर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर दूर ले गए तो आपने इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 तो रह गई, 2 ले गए तो 4 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर दूर ले गए तो 1/9 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर दूर हो गए तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, इतनी तेजी से घटती है। ऐसा उल्टा भी होता है पास आने में। अच्छा, एक बात, जब हम इसके पास जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो डिस्टेंस यदि दूर जा रहे हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, यहाँ पर ये घट रही है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि R बराबर से 0 जाने पर ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जानी चाहिए ना, ये बात गलत है। ठीक है, यदि R बराबर से 0 पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इन्फिनिटी कभी नहीं होती। ये क्या होगा, R बराबर से 0 पर, R बराबर से यदि 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनडिफाइंड है, मतलब उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया है कितनी होगी। ठीक है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, याद रखना कि R बराबर से इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 पॉसिबल है, लेकिन R बराबर से 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस यानी इन्फिनिटी है वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं, ये उल्टा जरूर पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। ठीक है, इसका जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
चलिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? सिंपल, देखो फॉर्मूला क्या है आपको ये बताओ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और के क्या है फ्रेंड्स? के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है डिपेंड ऑन मीडियम। ये क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन मीडियम। ये आपको मैंने इसके पहले भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, मतलब यदि ये एयर होगा, यदि एयर होगा तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि कोई अदर मीडियम हुआ तो अदर यदि मीडियम हो गया तो के बराबर से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है। अब यहाँ पर m की वैल्यू आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एप्सिलॉन m कैसे निकालते हैं कि कभी भी इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट में यदि हम रिलेटिव परमिटिविटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक Q है और इस पर हमने यहाँ पर टेस्ट चार्ज लगाया Q, तो ये जो डायरेक्शन होगी R, ये बाहर की ओर ही होगी, है ना, ये बाहर की ओर हो ना, आउटसाइड बाहर की ओर। तो हम क्या लगा देंगे इसमें, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही बाहर की, यानी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही तो होगी ना आर्म की। तो यदि वेक्टर E बराबर से होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर आर, क्या लगा देंगे? यूनिट वेक्टर आर। तो यूनिट वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ आर को, ये स्क्वायर को भी मॉड में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर की पावर 3 और साथ में क्या, वेक्टर आर। अभी भी है तो उतना ही, इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आर क्यूब के एंटी प्रोपोर्शनल हो गई। मतलब यदि मैं आर ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसका आपको वेक्टर फॉर्म बता दिया, ठीक है। यूनिट अभी भी इसकी न्यूटन पर गुलाम ही है। अच्छा, लेकिन हमें इसके वेक्टर वगैरह जो है उससे लेना देना नहीं होता है, हमें इसे क्या करना पड़ता है, बिना साइन के लिखना पड़ता है हमेशा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साइन तभी लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन मस्ट बी रिटन ओनली इन वेक्टर फॉर्म। जब वेक्टर फॉर्म में आप शो कर रहे हो तो ही आप इसको साइन वगैरह लिखो, अन्यथा यहाँ पर क्यू लिखो या क्यू माइनस क्यू लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यदि यहाँ पर ई लिख रहे हो या यदि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, तो यानी यहाँ पर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो के बराबर से क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये याद रखिए, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, और ये जो रूल है कि रूल इज ओनली मेड फॉर पॉइंट चार्ज। अभी हम सिर्फ क्या है, पॉइंट चार्ज की ही बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो कोई यहाँ पर प्लेट हो और ये इतनी सारी यहाँ पर चार्जेस हो, और उससे यदि हम देख रहे हैं कि फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये नहीं होगा। ये तो तभी अप्लाई होता है जब वहाँ पर क्या हो कि आप यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस क्या दोगे, यहाँ पर आर कहाँ से मान लोगे आप, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ये तभी होगा जबकि वो पॉइंट चार्ज है, यानी बिल्कुल छोटा सा माइनस पॉइंट चार्ज यहाँ पर हो, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो मैंने आपको ये पॉइंट चार्ज एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में बताया। चलिए, अब अपन देखते हैं कि यदि कोई जरूरी है कि यहाँ पर यदि क्यू नोट पर एक क्यू की वजह से तो फोर्स फील हुआ, यदि एक से ज्यादा चार्ज हो तो, यदि मतलब यहाँ पर मोर देन वन चार्ज, मोर देन यदि वन चार्ज अवेलेबल हो तो इंटेंसिटी कैसे निकलेगी। तो देखो, यदि यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, और Q नोट पर यदि आपको फोर्स निकालना है तो क्या होगा,
तो यहाँ पर इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, तो इंटेंसिटी जो निकलेगी, इसकी इंटेंसिटी मान लो E1 है, इसकी इंटेंसिटी E2 है, इसकी इंटेंसिटी E3 है, तो सबका वेक्टर सम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वेक्टर सम ऑफ यानी E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। तो याद रहेगा कि यहाँ पर सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the net electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करो, उसका इन सबको आपस में ऐड कर दो विद डायरेक्शन। ध्यान देना, डायरेक्शन जरूर याद रखना है ना। अपन इसको जैसे फोर्स में करते थे, फोर्स में भी क्या करते थे, जैसे मान लो यहाँ पर दो चार्जेस है, ठीक है, तो इनके बीच में यदि यहाँ पर मान लो A और B, और यदि यहाँ पर अपन P पॉइंट पर यदि हम लोग को फोर्स निकालना है, तो हम फोर्स के लिए क्या करते थे, यानी F P के बीच में निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालते थे अपन, इस F A के कारण कौन सा फोर्स बन रहा है प्लस F B के कारण कौन सा फोर्स बन रहा है, उसको जोड़ते थे कि नहीं। फॉर्मूला क्या निकालते थे, यदि यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर कैपिटल Q है, तो आप क्या लगाते थे, K Q1 कैपिटल Q अपॉन यहाँ पर सपोज करो R1 मान लो, यहाँ R2 मान लो, तो ये R1 स्क्वायर मान लो, यहाँ पर K Q2 Q बटे क्या आएगा, R2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे नेट फोर्स निकलता था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर E नेट निकालना होता, तो यहाँ पर क्या होता कि डिस्टेंस देख लो, यहाँ पर K, यहाँ पर Q1 अपॉन कितना जाएगा, R1 स्क्वायर, K Q2 अपॉन कितना जाएगा, R स्क्वायर, R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाती है, ठीक है। ये वेक्टर सम होता है ना, ठीक है। दोस्तों अब अपन क्या करते हैं, इसके कुछ और ग्राफ देख लेते हैं। यदि एक से ज्यादा यदि चार्ज हो तो ग्राफ कैसे बनते हैं, तो सिंपल है, देखो ग्राफ E वर्सेस X, ठीक है, इंटेंसिटी के साथ जो है, यानी डिस्टेंस के साथ जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ग्राफ कैसे कैसे चेंज होते हैं। सपोज करो अभी हमने देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/x² के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हम ये बोलेंगे कि यदि x जो है इस तरफ यदि इंटेंसिटी है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी लो होती जाएगी, ठीक है, ये तो करेक्ट है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि इसमें एक से यदि ज्यादा ग्राफ होते तो क्या होता है ना। देखो इसको समझने के लिए आप ये समझना, सबसे पहले यदि आप पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हो, ठीक है, यदि आप पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेना है, पॉजिटिव। और यदि आप नेगेटिव x की तरफ जा रहे हो, आप नेगेटिव x की तरफ जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। फिर से यदि आप पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हो, यानी पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हो, x की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यदि आप नेगेटिव x की तरफ जा रहे हो, यानी आप -x की तरफ जा रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लेना है नेगेटिव, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज करो कि एक चार्ज है, ठीक है, और चार्ज है, तो यहाँ पर आप ये टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। यदि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है तो ये क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, ये बाहर की ओर खींचेगा, ठीक है, और इस तरफ यदि हम देखेंगे तो ये इस तरफ करेगा, यानी इस तरफ जो है यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा हम y एक्सेस पे शो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सेस पर शो करते हैं, ठीक है।
तो इस तरफ यदि आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, इस तरफ यदि आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यदि यहाँ पर एक क्यू चार्ज है तो इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्यू होगा, इस तरफ बाहर की ओर होगा, और इस तरफ यदि जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, यानी बाहर की ओर होगा। तो इस तरफ क्या होगा, ये चूंकि ये जो डायरेक्शन है इसको हम नल यानी जीरो वाला पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो। तो इस तरफ यदि जाएंगे तो नेगेटिव, इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कहाँ पे दिखाना, अपने को वाई एक्सिस पे दिखाना। तो देखो मतलब मैं इसको इस तरफ से दिखाता हूँ। यदि यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया क्यू डायरेक्शन, और यदि यहाँ पर आपकी क्यू नॉट है तो क्यू नॉट होगा तो बाहर की ओर इस तरफ धक्का देगा वो बाहर की ओर। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगी, ये पॉजिटिव है ना, ये आपकी जो जा रही है ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है तो इस तरफ जो फील्ड होगा E प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर के अकॉर्डिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे x से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। अच्छा, आप इस तरफ देखो, आप इस तरफ यदि देखोगे तो क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वो वापस करेगा। तो ये क्या आपका नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन है। तो नेगेटिव एक्स को यदि करेंगे तो हमेशा नेगेटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव यानी ऊपर तो ई जो है प्लस में है, तो नेगेटिव ई को दिखाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर से यदि यहाँ पर प्लस क्यू हुआ तो कैसा होगा, ऊपर यदि जाएंगे तो इस तरफ जाएगा तो प्लस क्यू, यानी यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इस तरफ का ग्राफ बनेगा। इस तरफ यदि जाएंगे तो नेगेटिव लेना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको वाई एक्सिस पे है ना, तो इसको इस तरफ लिखाएंगे। ठीक है, अच्छा यदि यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, सपोज करो यदि यहाँ पर मैंने नेगेटिव क्यू चार्ज लिया। ठीक है, अब ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा, अब आप देखो, अब नेगेटिव होगा तो ये खींचेगा, यानी ये टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो इस तरफ क्या होगा, ये खींचेगा, तो ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। तो नेगेटिव डायरेक्शन को किस तरफ शो करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो ये वाली डायरेक्शन ये हो जाएगी। अच्छा, इस तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने खींचेगा उसको टेस्ट चार्ज को अपनी ओर, तो ये तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में ऐसा फील करेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, ये आपका x इस तरफ जाएगा नेगेटिव तरफ और ये x पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि आपका मैंने बोला कि दो चार्जेस होंगे तो क्या होगा, तो देख मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, और अब आपको यहाँ पर उसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो पहले हम इस वाले ग्राफ की देखते हैं, Q1 की देखते हैं। यहाँ पर देखो ये आउटवर्ड इस तरफ बाहर जाएगा तो मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ जाएंगे तो ये इस तरफ जाएंगे तो ये क्या करेगा, पीछे की ओर धक्का देगा, मतलब ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो ये इस तरफ शो करेंगे। ठीक है, अब हम Q2 की बात करें, यदि ये देखो ये बाहर की ओर धक्का देगा मतलब ये पॉजिटिव हुआ, मतलब इस तरफ जाएगा ये। ठीक है, और यदि ये इस तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, ये बाहर की ओर धक्का देगा यानी नेगेटिव हुआ, यानी इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि ये दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं क्या होगा, देखो ये धीरे धीरे जाएगा तो ये कहीं ना कहीं घटता जाएगा, और ये भी कहीं ना कहीं दूर घटता जाएगा, और एक पॉइंट पर आएगा कि ये दोनों कहीं ना क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये ग्राफ कहीं एक पॉइंट पर आकर जीरो हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो, है ना। ध्यान देना जब भी कोई दो चार्जेस होते हैं, एक तो Q1 होता है, Q2 होता है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों सेम चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं आपको इंटेंसिटी जीरो मिलती है, वो बीच में ही कहीं ना कहीं जीरो मिलेगी। ठीक है, चलो अब एक तरफ यदि यहाँ पर -Q चार्ज है
और यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा अब आप बताओ। देखो यदि ये माइनस है तो ये क्या करेगा, इस तरफ है तो खींचेगा, यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये क्या होगा, नीचे की ओर ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, इस तरफ यदि कोई होगा चार्ज तो उसको ये खींचेगा अपनी तरफ, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो इस तरफ ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब इस नेगेटिव यानी Q2 की वजह से बताइए Q1 मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव है तो इस तरफ खींचेगा इसको, पॉजिटिव है ना, ये सॉरी ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है इसकी डायरेक्शन, तो नेगेटिव डायरेक्शन है तो नीचे बनेगा, यानी यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं फिर एक पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर यदि नेगेटिव होगा तो इस तरफ खींचेगा इसको, यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगी तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चार्ज होगा तो कहीं ना कहीं बीच पॉइंट पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलती है, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है, जीरो। ठीक है। अगला मान लेते हैं ये वाला प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी फ्रेंड्स, अब आप बनाकर बताओ, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये माइनस है तो ये क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा इसको, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की ओर बनेगी, तो नीचे की ओर बनेगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन। अच्छा, इस तरफ है, इस तरफ यदि जाएंगे ये Q1 की वजह से, तो क्या होगा, ये इसको इस तरफ खींचेगी तो ये नहीं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये इस तरफ इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये प्लस क्यू है, प्लस Q2 है मान लो, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, आउटसाइड ही जाएगा, यानी ये बाहर ही जाएगा प्लस, तो प्लस यानी यही वाली डायरेक्शन में जाएगी, और ये कहीं कभी भी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं मिलेगी यहाँ पर, है ना, कम तो होगी एक लिमिट के बाद, फिर इसका देखो एक लिमिट के बाद अभी कौन डोमिनेट कर रहा है, ये वाला डोमिनेशन है, ये अभी डोमिनेट कर रहा है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डोमिनेट करने लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस क्यू है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इस तरफ बाहर की ओर करेगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव डायरेक्शन को इस तरफ से शो करेगा। ठीक है। अच्छा, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और देखते हैं, यहाँ पर यदि हमने माइनस क्यू मान लेते हैं Q2 और यहाँ पर हम मान लेते हैं प्लस क्यू, अब डायरेक्शन क्या होगी, यदि यहाँ पर मैंने इसको तो क्या होगा, यहाँ पर यदि प्लस क्यू है तो यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर की ओर धक्का देगा, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी इस तरफ से ग्राफ बनेगा। इस तरफ यदि जाएंगे तो ये धक्का देगा यहाँ पर, तो ये नेगेटिव है, मतलब इस तरफ ग्राफ बनेगा। ठीक है। अभी माइनस है तो ये खींचेगा, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है तो क्या होगा, इसका ग्राफ बनेगा ये नीचे से। ठीक है, नेगेटिव, यदि इस तरफ आएगा तो ये खींचेगा, यानी ये प्लस है तो प्लस है तो यानी इस तरफ बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरफ मैंने आपको बताया कि आप हर टाइप के ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप चाहो तो मैंने अभी आपको पूरा किया, आप बना सकते हो। प्लस क्यू का ग्राफ कैसे बनेगा, प्लस क्यू यदि बनेगा तो ये ई है, ये एक्स है, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, यदि माइनस क्यू है तो कैसे बनेगा, माइनस क्यू है, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, और यदि दोनों प्लस क्यू है तो कैसे बनेगा, दोनों ही प्लस क्यू है, तो मैंने आपको बता दिया, आप आइडेंटिफाई कर लो ना, यदि यहाँ पर है इस तरफ है तो धक्का देगा दूर। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरफ से ग्राफ बनेगा। ठीक, और यदि दोनों ही माइनस क्यू है तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये दोनों ही माइनस है, तो दोनों ही माइनस है तो इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर देखो ये वाला क्या होगा, खींचेगा इसको, है ना, यानी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये इस तरह से, यहाँ पर कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यदि आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा,
देखो माइनस क्यू है तो इस तरफ बनेगा, और यदि प्लस क्यू होगा तो इस तरफ बनेगा, ठीक है। और यदि उल्टा हो जाए तो इस तरफ माइनस क्यू, इस तरफ प्लस क्यू हो जाए तो कैसे ग्राफ बनेगा? इसका ग्राफ फिर से देख लो, ये इस तरह से, तो ये प्लस क्यू का हो गया और ये वाला आपका माइनस क्यू का हो गया, ठीक है। अब अपन इस पर कुछ बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स किस टाइप। तो पहला न्यूमेरिकल दिया गया है कि आपको एक 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, यहाँ पर Q1 की वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोकुलम और दूसरी दी गई है 2 माइक्रोकुलम, ठीक है। और उनके बीचों बीच एक P पॉइंट है और इस टोटल डिस्टेंस है आपकी 2 सेंटीमीटर, और ये क्या है, वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है, वैक्यूम में है। और P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यहाँ पर K की वैल्यू आपको पता है क्या होगी। चलिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर P पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो K Q1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या निकल जाएगा K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा आपको। तो E इजिकल टू यहाँ पर E इजिकल टू कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 आ जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, निकाल लो। जैसे 2 सेंटीमीटर मिड पॉइंट पर बोला गया तो ये एक हो जाएगी और ये भी एक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। E इजिकल टू यहाँ पर E1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर K, और Q1 क्या है यहाँ पर 1 माइक्रोकुलम, ठीक है। अपॉन कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर की पावर कितनी आ जाएगी 2, और K यहाँ पर कितना है 2 माइक्रोकुलम है, और डिस्टेंस तो वही है, बीच में है ना, तो दोनों से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। चलिए 2 और 1 3 माइक्रोकुलम हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइक्रोकुलम, और साथ में K अपॉन कितना आ जाएगा, एलसीएम तो वही आएगा आपका 1 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू रख देते हैं। K की वैल्यू है 9 गुणित 10 की घात 9, 3 गुणित माइक्रोकुलम, एक माइक्रोकुलम में 10 टू द पावर माइनस कुलम होते हैं, 6 होते हैं, 10 टू द पावर माइनस 6, और सेंटीमीटर है तो मीटर बदलने के लिए 10 टू द पावर माइनस 2, और उसकी पावर कितनी है 2, ठीक है। तो 9 गुणित 3 कितना हो गया 27 हो गया, 10 टू द पावर 9 में से 6 चला गया तो कितना आ जाएगा आपका फ्रेंड्स 3 आ जाएगा, और ये -4 ऊपर जाकर क्या आ जाएगा +4, तो ये आ जाएगा आपका 27, 10 टू द पावर कितनी जाएगी 7, ठीक है। 7 हो जाएगी। मैं यदि मान लो सपोज करो 8 मान लेता हूँ तो यहाँ पर कितना जाएगा 2.7 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन आपको बताना यदि उसकी, तो डायरेक्शन देखो यहाँ पर P पॉइंट पर है, यदि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होता तो ये इस तरफ डायरेक्शन आता, ये इसको इस तरफ खींचता, ये इसको इस तरफ खींचता, ठीक है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं आती इसकी। एक बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें आपको कभी भी प्लस माइनस रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पर सपोज करो -2 कूलम भी दिया होता तो भी आंसर यही आता, ठीक है। सिर्फ वेक्टर फॉर्म में रखने की आपको जरूरत होती है। चल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। क्या दिया है आपको, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। मैं ट्राइंगल बनाता हूँ फ्रेंड्स, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। और इसके पॉइंट है A, B और C, और इसकी डिस्टेंस आपको दी गई है। सपोज करो यहाँ पर सभी की डिस्टेंस A दी गई है, ठीक। अब आपको पूछा गया है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको C पर निकालना है। चलिए ठीक है, यानी E नेट आपको कहाँ पे निकालना है, एट C पर आपको निकालना है। कैसा होगा, और मान लेते हैं यहाँ पर सभी जगह इसके चार्जेस में बता दूं। यहाँ पर सपोज करो प्लस क्यू चार्ज है A पर, B पर भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, और C पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तीनों पे चार्ज आपको मैंने बता दिया कैसे है। अब आप पहले चार्ज की फील्ड देखो, ये A वाला ये प्लस क्यू चार्ज है,
तो ये माइनस को का क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये जो ई ए वाला पॉइंट है ये अपनी ओर खींचेगा। बी वाला पॉइंट पर भी प्लस क्यू है तो ये इसको भी क्या करेगा, अपनी ओर ही खींचेगा। यानी ई बी वाला जो पॉइंट है वो भी अपनी ओर ही इसको खींचेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो देखो एक आपको इस तरफ से खींच रहा है, एक आपको इस तरफ खींच रहा है। ये आपका ई ए की डायरेक्शन है, ये आपकी ई बी की डायरेक्शन है। तो इसका जब भी रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, इनका बीचों बीच ही निकलेगा ई। ठीक है, तो इसका बीचों बीच निकलेगा तो इक्विलेटरल है, तो फॉर्मूला बना सकते हैं। और इनके बीच का एंगल कितना होगा, आपको पता है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री है, तो इस तरह से निकलेगा ई नेट बराबर अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि दोनों के डिस्टेंस बराबर है और चार्ज भी क्यू बराबर है, तो इसका मतलब है कि इनमें क्या होगा कि इनकी वैल्यू तो बराबर ही आएगी। ठीक है ना, तो वैल्यू बराबर आएगी तो हम लिख सकते हैं यानी ई ए बराबर से ई बी बराबर। ठीक है, ई मान लो तो लिख सकते हैं यहाँ पर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो 1/2 आ जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट 3, साथ में कितना बाहर आ जाएगा ई। तो ये सब किसके बराबर आ जाएगी, ई नेट के बराबर। तो अंडर रूट 3 ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स के, और क्यू अपॉन कितना आ जाएगा ए की पावर कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब यदि यहाँ पर चार्जेस दिए होते तो हम उसकी वैल्यू रख देते, निकल जाती है हमारे यहाँ ई नेट कितना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका अगला एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है। यदि मान लो फ्रेंड्स कि यही एक आपको ट्रायंगल दोबारा दिया होता, लेकिन आपको यदि पॉइंट यदि उनने बदल दिए होते, मान लो कि यहाँ पर आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यदि यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, और पॉइंट ए पर यदि आपको ई नेट निकालना होता, तो पॉइंट ए पर यदि आपको ई पॉइंट निकालना रहता तो आप डायरेक्शन कैसे निकालते फ्रेंड्स। देखो ये ए जो प्लस क्यू वाला चार्ज है ये तो इसको क्या करता, बाहर की ओर धक्का देता। ठीक है, बाहर की ओर। और ये माइनस वाला जो है इसको अंदर की ओर लेता है, यानी जो ई वाले ई बी की जो डायरेक्शन होती बाहर की ओर होती और ई सी की डायरेक्शन इस तरफ आउटवर्ड होती। तो यदि एक आपको इस तरह से जा रहा है, ई बी की डायरेक्शन है, आपको ये ई सी की डायरेक्शन है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो बीचों बीच आता है। और इनके बीच का एंगल कितना आता है, ये एंगल कितना आएगा, ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, एंगल कितना था 120। तो इसका रिजल्टेंट कैसा निकलता फ्रेंड्स, रिजल्टेंट निकलता है इसका E इज इक्वल टू यानी ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आता आप निकालते हैं यहाँ पर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर और कॉस कितना आता है इस बार कॉस 120 आता है। और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है -1, यानी 2e स्क्वायर माइनस यहाँ पर सॉरी ये ई स्क्वायर हो जाता, सॉरी -1/2 होती है। cos 120 बराबर से होती है -1/2, तो ये हो जाता है आपका 2e स्क्वायर -1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाता है, ये -1 आ जाता। तो वैल्यू कितनी हो जाती 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और ये नहीं फाइनल वैल्यू निकलती ई, यानी ई नेट की जो वैल्यू है वो ई के बराबर निकलती। और ई की वैल्यू होती कितनी फ्रेंड्स के क्यू स्क्वायर अपॉन सॉरी ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यदि वहां पर डिस्टेंस ए दिया होता तो वहां पर ए की डिस्टेंस आ जाती। ठीक है, तो यही ई नेट की वैल्यू आ जाती। ठीक है, चलिए यदि मान लो कि अब आपको स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर में आप निकाल कर बताएं क्या बनेगा। ठीक है, ये
क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, और आपको यहाँ पर सभी जगह आपको यानी यहाँ पर प्लस क्यू दिया गया है। ये पॉइंट आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब आपको इस पॉइंट सी पर निकालना है, क्या बनेगा? तो अब आप देखो, मैं आपको डायरेक्शन ही बताता हूँ। तो ये जो डायरेक्शन है इस ए वाला, ये तो आपको बाहर की ओर ही धक्का देगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या है, इस तरफ से आएगी, ठीक है, बाहर। और ये जो बी वाला है, देखो ये भी प्लस क्यू है, तो ये भी प्लस क्यू है, तो ये भी इसको बाहर की ओर ही धक्का देगा इस तरफ। और ये भी प्लस क्यू है, तो ये भी इसको कहाँ देगा, बाहर की ओर ही धक्का देगा। तो यानी ये हो जाएगी आपकी EB की डायरेक्शन, ये हो जाएगी आपकी ED की डायरेक्शन, और ये हो जाएगी आपकी EA की डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इनकी साइड मान लो कि ए ही दी गई है ना, सबकी आर्म जो है वो ए है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, EB और ED का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। EB और ED का जो रिजल्ट आएगा वो भी यही आएगा, उसको मान लेते आप ED मान लो। और ED और EA दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब E नेट यदि निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ED निकालो और उसको EA के साथ जोड़ दो, तो आपको निकल जाएगा नेट कितना बनेगा। तो सबसे पहले अपन ये निकालते हैं, ये आपका EB है और ये आपका ED है, इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो उन दोनों का रिजल्ट निकालना है, तो E नेट डैश बराबर से निकलेगा अंडर रूट, आपको मैंने वेक्टर में बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EB का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर प्लस EB ED और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस, दोनों के बीच का एंगल यानी 90, कॉस 90 आपको पता है कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो वैल्यू हट जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, ये आ जाएगी आपकी EB का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। और आप यदि इस फिगर में देखोगे तो ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2E स्क्वायर मान लो इसे, यानी E अंडर रूट 2 मान लो इसे, E डैश बराबर से E अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब EA कितना आएगा, अच्छा इसमें यदि इसको वैल्यू रखना चाहो तो रख दो आप, अंडर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी इसकी ए स्क्वायर। अच्छा EA की वैल्यू निकाल रहे थे, EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, अब आपको पता है कि डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, यदि ए है यहाँ पर, ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, रूट 2A हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट 2A, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, रूट 2A की पावर कितनी जाएगी, 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा के क्यू अपॉन कितना जाएगा, 2A स्क्वायर, ये EA की वैल्यू आ गई। अब इसको जोड़ दो, तो E नेट बराबर से आ जाएगा आपका E डैश प्लस EA। E डैश की वैल्यू कितनी आई है, अभी अभी अपन ने निकाले ना, यहाँ पर ये निकाले, ये है आपकी वैल्यू, मार्कर चेंज कर दूं, रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो, ये रूट 2 लिख दिया, ये आ जाएगी के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, 2A स्क्वायर। अब आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप इसको कॉमन निकाल लो, तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या जाएगा, के क्यू अपॉन कितना जाएगा, ए स्क्वायर। E नेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। चाहो तो इसको सॉल्व करना तो कर लो, वरना आप यहीं पे छोड़ दो, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलो ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और डायरेक्शन तो वही है, अलोंग AC, ठीक है, AC के अलोंग। यदि मान लेते हैं कि आपको 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं, और एक की वैल्यू है यहाँ पर प्लस Q और एक की वैल्यू है यहाँ पर प्लस 4Q, ठीक है। और पूछा गया है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 हो जाएगा, फाइंड द पॉइंट वेयर E नेट
इज जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम आपको पोजीशन निकालनी है। तो देखो इसकी कंडीशन में आपको बताऊं, यदि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर बाहर यदि हमने कोई पॉइंट लिए, तो देखो ये प्लस क्यू करेगा, ये इसको 1 मान लो आप, ठीक है। तो ये इवन कहाँ देगा, बाहर की ओर, और ये भी प्लस है तो ये भी कहाँ देगा, बाहर की ओर। तो मतलब है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी तो ये तो नेट जीरो नहीं होगा। यदि इस तरह अपन देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये E1 जो होगा वो बाहर की ओर देगा, और ये E2 जो होगा ये भी क्या होगा, बाहर की ओर देगा। मतलब यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यह कहीं पर जीरो हो सके। अब यदि बीच में यदि हम देखते हैं कहीं पर कोई पॉइंट, अब देखो ये जो Q1 है ये प्लस Q है तो ये बाहर की ओर इस तरफ देगा E1, और ये भी प्लस है तो ये भी इस तरफ बाहर की ओर देगा यानी E2। मतलब यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो निश्चित रूप से यहाँ बीच में कहीं जीरो मिलेगा। अब वो जीरो तो मिलेगा लेकिन कहाँ पर मिलेगा, यदि मान लेते हैं हम प्लस 4Q के निकट सोचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो 4Q की पावर बढ़ जाएगी, और ये प्लस Q की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये पावर घट जाएगी। मतलब एक तो छोटा चार्ज है और उसकी फोर्स भी कम हो जाएगी, ये बड़ा चार्ज है और उसकी फोर्स बढ़ जाएगी, तो जीरो कैसे होगा, बड़ा जो चार्ज है बड़ी फोर्स छोटी फोर्स को थोड़ी बैलेंस करेगी। यदि हम छोटे चार्ज के पास आते हैं तो छोटे चार्ज के पास आ जाएंगे मतलब E1 की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, और 4Q से हम दूर चले जाएंगे तो 4Q की डिस्टेंस घट जाएगी, ये जरूर बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा चार्ज डिस्टेंस बढ़ने से कम फोर्स लगाएगा, छोटा चार्ज पास होने पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं पर निश्चित रूप से क्या होगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर जरूर कहीं बैलेंस मिल जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो नेट चार्ज जीरो मिल सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है। और यदि टोटल जो डिस्टेंस है यदि l है तो बाकी जो बची वाली डिस्टेंस कितनी जाएगी, l माइनस x हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब अपन निकालते हैं यहाँ पर, और नेट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू के बराबर होगी तभी तो कैंसिल करेंगे ना, ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 की वैल्यू आ जाएगी k q अपॉन कितना जाएगा, x डिस्टेंस, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k q 4Q है तो 4Q अपॉन कितना जाएगा, L माइनस x की पावर कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी, और दोनों को बराबर रख दो, k q अपॉन कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा k 4Q अपॉन कितना आ जाएगा, L माइनस x की पावर कितनी जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो Q से Q कट गया, k से k कट गया, और क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पर आ जाएगा L माइनस एक्स की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4x की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो L माइनस एक्स प्लस माइनस 2x आ जाएगा, एक बार प्लस ले लेंगे तो प्लस 2x, L माइनस एक्स बराबर से एक बार माइनस x ले लेंगे तो ये इस तरफ जाके कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ जाके ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि हम देखो माइनस एक्स लेते हैं तो माइनस एक्स लेते हैं तो ये प्लस एक्स है यानी बाहर चला जाएगा तो वो तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करो, इग्नोर करो, ठीक है, गलत। तो इसका मतलब है कि x बराबर से L/3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका शॉर्टकट भी देख लो फ्रेंड्स, शॉर्टकट क्या रहता है, शॉर्टकट है कि यदि सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज यदि होगा तो x बराबर से √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 मल्टीप्लाई L, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर पहला क्या था आपका √Q था, दूसरा क्या था आपका √Q था, प्लस आपका 4Q था और L। अब क्या होगा, √Q हो जाएगा, √Q हो जाएगा, यहाँ पर 2 √Q हो जाएगा और ये L है तो ये क्या हो जाएगा, √Q जुड़ जाएगा तो ये कितना जाएगा, 3 √Q, अंडर से अंडर रूट कट जाएगा यानी L/3, ठीक है। चलिए यदि ऐसा ही यदि हम मान लेते हैं कि क्या कब होता, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यदि अपोजिट चार्ज होते
यदि अपोजिट चार्ज होते हैं, सपोज करो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज और यदि यहाँ लिखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, और अब आपको पूछा जाता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर ई नेट इक्वल टू कितना है 0, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो सपोज करो हम यदि यहाँ पर बीच में यदि कोई पॉइंट लेते, अब ये प्लस क्यू है तो इसको क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा, मान लो ये E1 बाहर की ओर धक्का दिया, रिपेल करेगा, और माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब E2 अपनी ओर खींचा, तो दोनों ही क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो ये वाली तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि देखो अब यदि हम इस तरफ देखते हैं, मतलब आप तो बड़े की तरफ देखो पहले, तो क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस क्यू है तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, और ये प्लस क्यू है तो ये बाहर की ओर खींचेगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ तो पॉसिबल है, क्या इस तरफ पॉसिबल है, ये प्लस क्यू है तो क्या करेगा, इसको बाहर की ओर धक्का देगा, ये माइनस क्यू 9 है तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर भी पॉसिबल है। अब दोनों में से कौन सा सही होगा, तो एक बात बताओ आप, यदि ऑलरेडी हम इस हायर चार्ज के पास में लेंगे तो इसकी E2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, और E1 जो है वो कहाँ पर है, Q जो है वो बहुत दूर है, तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, यानी ऑलरेडी E1 की वैल्यू बहुत घट जाएगी, E2 की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। यदि हम Q की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखो E1 पास में है तो ये क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर क्या होगा, E1 छोटा चार्ज है और वो उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपन, और E2 क्या है 9Q बहुत बड़ा चार्ज है, तो हम डिस्टेंस की वजह से, दूरी की वजह से उसकी पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगी, मतलब वो कमजोर हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस l ऑलरेडी दी गई है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l प्लस x हो जाएगी, तो अपन निकाल लो, E1 बराबर से क्या आ जाएगा, k q अपॉन कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और E2 बराबर से क्या आ जाएगा, k 9q अपॉन कितना आ जाएगा, l प्लस x का पावर 2, बराबर रख दो, तो बराबर रख देंगे तो के क्यू अपॉन कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा, के 9q अपॉन कितना जाएगा, एल प्लस एक्स की पावर 2, तो के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, और सॉल्व कर लो, एल प्लस एक्स की पावर 2 बराबर से कितना जाएगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा, एल प्लस एक्स बराबर से प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, l प्लस एक्स बराबर से 3x हो जाएगा, l प्लस एक्स बराबर से माइनस 3x हो जाएगा, यदि इस तरफ जाएंगे माइनस घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, x बराबर से कितना आ जाएगा, l/2 आ जाएगा, यदि इस तरफ जाएंगे तो l बराबर से माइनस 4x हो जाएगा, यानी x बराबर से माइनस l/4 हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि यदि बीच में वैल्यू आ रही, बाहर जाएंगे तो ये तो वैल्यू गलत हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस l/2 ही सही होगी, ठीक है, ये करेक्ट वैल्यू है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि क्लोजर टू मतलब नियर स्मॉलर चार्ज है ना, हमेशा याद रखना कि स्मॉलर चार्ज के करीब ही लेनी है, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट भी निकाल सकते थे, शॉर्टकट ये रहेगा कि यदि अपोजिट चार्ज है तो क्लोजर के करीब ही होना चाहिए डिस्टेंस है, तो x बराबर से q1 अपॉन में कितना आएगा, q2 माइनस q1 साथ में l, फॉर्मूला ये मैंने बता दिया, वैल्यू रखकर देखो, आपको यकीन नहीं हो तो, यहाँ पर पहला क्या चार्ज था q, दूसरा क्या चार्ज था 9q, माइनस पहला क्या चार्ज था q, मल्टीप्लाई में क्या था l, तो यहाँ पर अंडर रूट क्यू अपॉन यहाँ पर कितना जाएगा 3q, यहाँ पर क्या आ जाएगा q, और मल्टीप्लाई में l, यहाँ क्या है q, तो 3 रूट क्यू में से एक रूट क्यू जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 रूट क्यू, साथ में कितना आपका l, रूट क्यू से रूट क्यू कट गया तो ये कितना आ गया आपका l/2, x बराबर से कितना आ गया l/2 आ गया, लेकिन मैंने बोला नियर स्मॉलर चार्ज।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी क्वेश्चंस हो गए। अब आप इसी तरह से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये बिल्कुल इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।